नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले बेहद जरूरी है सही प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले आता है गोल प्लानिंग। बिना किसी लक्ष्य के आपकी इन्वेस्टमेंट को सही दिशा नहीं मिल सकती और ना ही ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको असल फायदा मिल सकता है। और यहीं पर आपके काम आता है योर मनी, जहां हम आपको न सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट की सही दिशा देते हैं बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी रखते हैं अप टू डेट। आज योर मनी में मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। एसआईपी के क्या है फायदे, किन फंड से शुरू करें एसआईपी, कहां पैसे लगाने से मिलेगी अच्छी टैक्स छूट। साथ ही बताएंगे पोर्टफोलियो बनाने के क्या है नुस्खे, जानेंगे मनीष चौखानी की पोर्टफोलियो बनाने की टिप्स। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक बिहार से मलय हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मलय, सवाल पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे जानना था कि इक्विटी एसआईपी के बारे में। इक्विटी एसआईपी होता क्या है और ये किस तरह से म्यूचुअल फंड से अलग है? बिल्कुल। और इसका ये मतलब किस तरह से काम करता है और मतलब क्या समय होता है इक्विटी मार्केट में इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करना? बिल्कुल। जैसा आपने सवाल पूछा है मलय, मैं समझ रही हूँ कि आप पहली बार शायद निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं। हेलो मलय, आप क्या पहली बार निवेश कर रहे हैं? हेलो। लगता है यहाँ पर मलय को हमारी आवाज नहीं आ रही है हेमंत, लेकिन जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा है उससे मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टर ही हैं। इक्विटी एसआईपी के बारे में ये जानना चाहते हैं, लेकिन मलय के जैसे हमारे कई सारे दर्शक हैं जो शायद एसआईपी के महत्व को भी नहीं समझते हैं। हम बार बार योर मनी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में सबसे सेफ जरिया जो है निवेश करने का वो है एसआईपी, लेकिन उससे पहले भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें निर्धारित करनी होती है जिसके बाद ही हम एसआईपी करनी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि इक्विटी एसआईपी क्या चीज होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इक्विटी और डेट एसआईपी ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। यानी आप एज एन इन्वेस्टर क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ पैसा हर महीने लगाना है और कौन सी डेट को लगाना है और किस फंड में लगाना है। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है, हर महीने की 6 तारीख को इन्वेस्ट करना है। तो आपने डिसाइड किया कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, हर महीने इन्वेस्ट करना है, 6 तारीख को इन्वेस्ट करना है और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्यों बोलते हैं इसको? ये आप खुद भी कर सकते हैं। हर महीने आप चाहें तो 6 तारीख को इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने आप चाहें तो उसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, आप या तो 6 तारीख को भूल जाएंगे या आपको लगेगा अरे थोड़े दिन वेट करते हैं, शायद मार्केट नीचे चला जाए, उसका कुछ फायदा हो जाए। प्लान का मतलब ये है कि आप फंड हाउस के प्लान को आप ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं। आप उनको ये कहते हैं कि हम हर महीने इतना पैसा इस फंड में लगाना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके अकाउंट से उस दिन को डेबिट होकर आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये बहुत ही अहम तरीका है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अगर हम फायदे की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन लेके आता है। एब्सोल्युटली, डिसिप्लिन जो कि बहुत जरूरी है मेंटेन करना अपने गोल को पाने के लिए। बहुत ही जरूरी है कविता, बिल्कुल। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बात हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत नहीं करते। हमको लगता है कि शायद इतना बड़ी रकम हमको चाहिए, शुरुआत करें या ना करें। कभी किसी महीने में डाल दिया, कभी कुछ खर्चा आ गया तो नहीं किया। डिसिप्लिन का फायदा ये है कि आप क्योंकि कमिट कर रहे हैं, वो आपके पैसे आपके अकाउंट से निकल के चले जाएंगे। आप एक तरीके से ये मान लेते हैं कि ये पैसा आप कमाने रहे हैं। और मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। अगर आप 8,000 रुपए अगर कोई इन्वेस्टर लगाता है 20 साल तक, क्योंकि 20 साल है तो आप इक्विटी फंड में लगा सकते हैं, 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूं तो आप 1 करोड़ की रकम बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के बाद, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत परेशानी होगी कि इतनी बड़ी रकम हम कैसे बनाएं। लेकिन ये फायदा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। दूसरा, अगर आप
इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो वॉलेटाइल है और शायद उसी वॉलेटिलिटी से डर के हम इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट या तो नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है। जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के द्वारा, क्योंकि आप कमिट कर रहे हैं कि कितना पैसा आप किस डेट को लगाएंगे, जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी उसका आपको फायदा होगा। इनफैक्ट आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बचे रहेंगे उस उतार चढ़ाव से। इनफैक्ट बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब यही है। कभी आप 15 रुपए की एनएपी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी 10 पे कर रहे हैं या कभी 18 पे कर रहे हैं, तो फायदा क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एवरेजिंग का फायदा है, जो आपको अगर आप रैंडमली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक और चीज रहती है इसमें कि हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, हमें टेम्पटेशन रहती है कि चलिए अगर मार्केट गिर रहा है तो शायद 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट और गिरने दीजिए। होता क्या है मार्केट के अंदर, सडनली यू टर्न होता है। जहां पे हम इंतजार कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, वहां मार्केट ऊपर चला गया और फिर हम साइड लाइन में बैठ जाते हैं कि चलिए अगली बार जब मार्केट नीचे आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो आई थिंक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इक्विटी एसआईपी या डेट एसआईपी कुछ नहीं होता है। ज्यादातर ये माना जाता है कि जब भी हम एसआईपी की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है शायद वो इक्विटी फंड के लिए ही अच्छा है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव जैसा कि मेरे ख्याल से मलय का भी जिस तरह से सवाल उन्होंने पूछा, उनका फोकस भी इक्विटी एसआईपी की तरफ ही था। वही मैं कह रहा हूं कि वो एक्चुअली एक मिथ है, एक भ्रम है। एसआईपी जैसा मैंने कहा एक प्रोसेस है जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है। आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा इक्विटी में जाना है। और ये ना भूलिए कि म्यूचुअल फंड डेट में भी बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, चाहे वो लिक्विड फंड हो या शॉर्ट टर्म फंड हो या बहुत सारे फंड हैं। तो जो भी आपको डिसाइड करना, आप एसेट क्लास डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करने के लिए आपको एसआईपी से द्वारा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल निकल कर आती है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो उससे लिए आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत लंबा होना चाहिए। एक तो साथ ही मेरे ख्याल से अगर आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को कोई गोल के साथ टाई अप कर दें तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट को सही दिशा मिल जाएगी। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है यहाँ पे। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम किसी गोल लेके नहीं चलेंगे तो उसको वेट करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि 25 साल की उम्र में अगर इनको रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो 35 साल का समय है। अब सोचिए, आप 35 साल अगर इनको इंतजार करना है तो कम से कम 8 या 10 बार इनको टेम्पटेशन होगी कि चलिए निकाल लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसको गोल से लिंक किया है, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट हो, चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपके घर लेने के लिए हो, जब भी आपको टेम्पटेशन होगी बंद करने की, आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इससे मेरी रिटायरमेंट या मेरे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक गोल से उसको लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज और होगी यहाँ पे कि आप जब गोल से लिंक करेंगे तो आप एक टारगेट बनाएंगे। यानी मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, जैसा मैंने कहा, उसके लिए आपको 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब आपको ये देखना है बजटिंग करके कि 8,000 रुपए मैं कहां से लाऊं। हो सकता है आपके पास 8,000 ना हो आज, शायद 6,000 ही हो, तो आप 6,000 से शुरुआत करेंगे और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप 2,000 भी पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बांधे रखेगा उससे। दूसरा, आपकी जो पैसा है उसको एक डायरेक्शन देगा। तो एसआईपी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक लक्ष्य बना के, अपना टाइम होराइजन बना के सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब मैं तो कहूंगा, अगर इसको मैं 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहूं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे मलय के सवाल पे हम फिर से आते हैं। अगर इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही एसआईपी करनी है तो कुछ फंड्स के नाम हम इनको सजेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, जैसे हमने बात की, जब भी आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखिए कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कभी कभी हमको टेम्पटेशन होता है कि चलिए आज सेक्टर फंड अच्छा कर रहे हैं, मिड कैप फंड अच्छा कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी एग्रेसिव है। उसको पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक लंबे समय के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो कुछ एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड जो देख सकते हैं वो है, जैसे आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, एक प्योर लार्ज कैप फंड है। एचडीएफसी टॉप 200, ये भी एक प्योर लार्ज कैप फंड है। मिड कैप और में अगर देखें तो हम रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी को देख सकते हैं। तो इस तरह के जो फंड हैं, या अगर आप लार्ज और मिड कैप देखें तो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड देख सकते हैं। ये ऐसे फंड हैं जिनके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ पे काफी कंसिस्टेंटली इन फंड ने परफॉर्म किया है। तो जैसा मैंने पहले कहा, जब भी एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना हो, ऐसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो,
बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रोसेस में डिसिप्लिन रखिए, तभी आपको एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करने का फायदा होगा। वो ही बहुत जरूरी बात है यहाँ पर, डिसिप्लिन मेंटेन करना अपने इन्वेस्टमेंट में, ताकि आपका गोल अचीव हो सके। तो यहाँ पे मलय के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हमने जो है आज एसआईपी का महत्व समझा दिया है। लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के सवालों के जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत तुस्तगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर है सिद्धार्थ गोहिल। नमस्कार सिद्धार्थ, बताएं आपका सवाल क्या है? जो मैडम मैंने जो आपको ईमेल भेजा है उसके बारे में मुझे पूछना है। जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ठीक है कि नहीं, ये कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है या करना चाहते हैं सिद्धार्थ? अभी तो मैंने किया नहीं है, पर करना चाहता हूँ। आपकी उम्र क्या है और आप की सालाना आय क्या है? मेरा ईयरली 3,30,000 है। और ये वो आपने क्या पूछा था? आप कितने साल के हैं? 20 साल के हैं? 26 साल के हैं। और आप इन फंड्स में कितना निवेश कर सकते हैं? अराउंड 10,000। 10 से 12,000। आपने जो निवेश करने के बारे में अभी सोचा है सिद्धार्थ, उससे पहले कोई गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए? हाँ। क्या है? ये अभी तो रिटायरमेंट के लिए, वो चिल्ड्रन के एजुकेशन, मैरिज के लिए। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हेमंत, मेरे ख्याल से आज हमारे सारे दर्शक जो कॉलर्स हैं, खासतौर से फ्रेश इन्वेस्टर्स ही हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ ने कुछ फंड्स के बारे में रिसर्च किया है जिनमें ये निवेश करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू फोकस चिप है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड, यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान भी है, और साथ ही बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में भी इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है इन्वेस्टमेंट करने की। 10 से 12,000 रुपए ये कह रहे हैं कि निवेश कर सकते हैं। जहां तक गोल्स की बात है, आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ दे देती हूँ। 25 साल में इनको चाहिए 50 लाख, और 35 साल के बाद इनको चाहिए 3 करोड़ रुपए, और उससे पहले 18 साल बाद इन्हें चाहिए 15 लाख रुपए। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इनकी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे गोल्स काफी हद तक इनके डिफाइंड हैं। देखिए, उन्होंने गोल्स तो डिफाइन किया, गोल को नाम नहीं दिया एक्चुअली क्या गोल है। उन्होंने बताया अभी शायद रिटायरमेंट और बच्चों के लिए करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है बेसिकली कुछ फंड इन्होंने चुने हैं, बट आई थिंक फंड से पहले अगर हम ये देखें कि इनके जो गोल्स हैं, इनका जो टाइम हराइजन उन्होंने बनाया उसको अचीव करने के लिए किस तरह की इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इनका पहला जो गोल है वो 18 साल में इनको 15 लाख रुपए चाहिए, और अगला जो गोल है वो 25 साल में करीब 50 लाख, और तीसरा गोल है 35 साल में इनको करीब 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो तीनों के तीनों टाइम हराइजन जो है 18 साल से शुरू होते हैं और 35 साल में खत्म होते हैं, यानी काफी लंबा समय है इनके लिए। बहुत जरूरत है कि वो एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, यानी जो हम हमेशा कहते हैं इक्विटी और वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल सही रहेगा इनके लिए। अगर यहाँ पे हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो इनके जो गोल्स हैं, पहले गोल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है 2,000, दूसरे गोल के लिए इन्वेस्ट करना है 3,000, और तीसरे गोल के लिए 5,500। तो कुल मिला के 10,500 रुपए यहाँ पे सिद्धार्थ आपको अपने तीनों गोल्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने कुछ 5 फंड की बात की है। मुझे लगता नहीं 10,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए 5 फंड की जरूरत है। बिल्कुल। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मार्केट के, उनमें आप एलोकेशन जरा ठीक से रखिए। तो एक फंड आप जैसे कुछ हमने रिकमेंडेड फंड भी बात की थी, उन्हीं में से फंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है जो प्योर लार्ज कैप फंड है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 की बात हो रही है तो 4,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो है क्वालिटी एक मिड कैप फंड है जहाँ पे 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन जो है वहाँ पे भी 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 रुपए बढ़ा सकें तो मैं चाहूंगा कि वो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 500 रुपए बढ़ा दें। अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो जैसे भी इनके लिए पॉसिबल हो वो इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं। तो अगर ये अपना डिसिप्लिन रखें, जैसे हमने पहले बात की थी, अपने टाइम हराइजन को से कमिटेड रहें, तो कोई कारण नहीं है कि इनके
ये जो गोल्स हैं ये अचीव ना कर पाए। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ आपके गोल्स यहाँ पे सेट हैं, आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है। 10,500 यहाँ पर आपको जो है अपनी निवेश राशि जो है आपको फिक्स करनी होगी, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप चाहें तो अपना निवेश भी बढ़ा सकते हैं। आपको फंड्स की डिटेल्स यहाँ पे हेमंत ने दे दी है, तो जल्द से जल्द अपना निवेश शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं निर्मल बैनर्जी का सवाल। हेमंत, इन्होंने हमें ईमेल भेजा है और 32 साल के हैं ये, और इन्होंने काफी सारी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की हुई है। एनपीएस में 35,200 रुपए तक ये डालते हैं, पीपीएफ में डालते हैं 24,000 रुपए, एलआईसी की इन्होंने पॉलिसी ले रखी है जिसमें ये डालते हैं 20,000 रुपए, साथ ही एफडी में भी इन्होंने जो कर रखी है वो 25,000 रुपए की है। उसके अलावा इन्होंने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है, 5 से 10 साल में इनको चाहिए 50 लाख रुपए, और इसके अलावा इन्हें म्यूचुअल फंड्स में भी अब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। और कुछ फंड्स इन्होंने यहाँ पे हम आपको बता दें मार्कडाउन किए हुए हैं, रिसर्च की हुई है। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस बैलेंस एडवांटेज, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान। इन तमाम फंड्स में ये चाहते हैं अपने निवेश की शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने फंड्स चुने हैं और इनकी जो बाकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने टाइम होराइजन की बात की 5 से 10 साल। एग्जैक्टली। हमने पहले भी कहा है कि टाइम होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन 5 और 10 मतलब बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि 5 साल में जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो ऐसा क्लास में आप इन्वेस्ट करेंगे वो अलग होगा, 10 साल में बिल्कुल अलग होगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम होराइजन है वो काफी हद तक 8 या 9 साल कहें तो चल जाएगा, 5 से 10 साल में बहुत बड़ा गैप है। तो आई थिंक मैं अगर यहाँ पे 10 साल इसको मान के चलूं, अगर ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से, तो करीब 22,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन्होंने कहा ये 7,000 रुपए अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो करीब 15,000 रुपए का गैप है। डेफिनेटली जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े, जैसे हमने पहले भी शो में बात की, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा काफी बड़ा गैप है इस समय पे। जहां तक फंड्स का सवाल है, तीनों फंड जो हमने पहले बात की थी, मैं फिर से वही फंड रिकमेंड करूंगा। सर फर्क इतना है कि मैं फोकस में इनको कहूंगा कि वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें और बाकी दोनों फंड में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें। इन्हीं फंड में जब भी इनके पास कैपेबिलिटी हो पैसा बढ़ाने की, इन्हीं फंड के अंदर वो ऐड कर दें। बहुत ज्यादा फंड जो है पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकी टैक्सेशन की बात करें, बिल्कुल टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में यहाँ पर ये कुछ जानना भी चाहते हैं, और साथ ही जो उसके अलावा पीपीएफ में इनका निवेश है, मेरे ख्याल से वो तो सही है, वो उनको जारी रखना चाहिए। पीपीएफ डेट में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है नहीं। एक तो पैसा आपका सेफ है, रिटर्न भी जो आपको मिलता है वो आप बिल्कुल फिक्स है और सेफ है, सिक्योर है, और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीएफ जो है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने कहा कि टैक्स सेविंग के लिए इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है, मुझे नहीं लगता वो सही तरीका है। इंश्योरेंस में जो टैक्स बेनिफिट है वो इंसिडेंटल होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस तरह का रिस्क और कितना रिस्क कवर चाहिए आपको। यानी इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप पहले डिसाइड कीजिए कितना कवर चाहिए, टर्म प्लान जैसी प्लान लीजिए, वो बिल्कुल सही रहेगा। एनपीएस की इन्होंने बात की, वो भी इन्होंने कहा मैंने टैक्स सेविंग के लिए किया है। एनपीएस अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कितना इनके पास समय है उसको देखते हुए अगर ये अच्छे फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें तो बेहतर रिटर्न भी बेहतर मिलेगी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो भी ज्यादा मिलेगी। तो मुझे लगता है आई थिंक इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना कि टैक्स सेविंग जो है इंसिडेंटल होना चाहिए, ना कि वो एक डिसीजन मेकिंग मेजर पॉइंट होना चाहिए। तो आई थिंक ये और रिटर्न्स के लालच में भी आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते, उससे बेहतर है कि आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और इन्फ्लेशन को भी काफी हद तक जो है वो बीट कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है कविता, वहां पे एक लॉक इन पीरियड रहता है। बिल्कुल, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतने समय तक अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप छेड़ नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स सेविंग चाहिए तब आप जाइए, वो भी पहले ओवरऑल अपनी एसेट एलोकेशन देखिए, उसके अंदर किस तरह के एसेट क्लास में जाना है वो देखिए, ना कि सीधा सीधा आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे चले जाएं। चलिए, इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पोर्टफोलियो बनाने के नुस्खे, जानेंगे मनीष चौखानी की टिप्स। आप बने रहिए हमारे साथ। और मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नए साल में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ताकि महंगाई को पछाड़ने के साथ पोर्टफोलियो की वैल्यू कई गुना बढ़ा सके। आइए मनीष चौखानी की पोर्टफोलियो बनाने की टिप्स सुन लेते हैं। पहले तो अगर
you believe you must be in equity, you get your asset allocation and put at least 10% of your money in equity. क्योंकि सोना -30% हो गया, रियल एस्टेट -10% हो गया, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख के आप इन्फ्लेशन से वॉर हार रहे हैं. सो आपको इक्विटी के तरफ, बिजनेस के तरफ ध्यान देना ही होगा. उसमें अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो या तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए और आपको बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा, या जब खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि आप 5 भागों में उसको बांट के रखिए. क्योंकि कोई भी होए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, कोई एक्सपर्ट को कुछ नहीं मालूम. 5 सेगमेंट बनाइए. एक कंज्यूमर बास्केट बनाइए. उसमें जब आपको डिफेंसिव रहना है तो आप एफएमसीजी में रहिए, और जब लग रहा है कि थोड़े प्रोस्पेक्ट मुझे थोड़ा बेटर करना है तो आप जो डिस्क्रिशनरी है, ऑटो, टेलीकॉम, मीडिया, उसकी तरफ ध्यान दें. तो ये आपका कंज्यूमर बास्केट हुआ. फिर आपके एक्सपोर्टर रहने ही चाहिए पोर्टफोलियो में, जिसमें आईटी, फार्मा प्रीडोमिनेंट थीम्स हैं, बट दे आर अदर एक्सपोर्टर्स, जैसे मैंने ऑटो में कहा, या थोड़े इंडस्ट्री में है जो प्राइमरली एक्सपोर्टर्स हैं, कि इंडिया का रुपी वीक रहने ही वाला है ओवर टाइम. सो वो अगर सेगमेंट रहे तो आपका रुपी हेज हो गया. तीसरा, एनर्जी सेक्टर इंडिया में है कि तेल का शॉर्टेज रहने वाला ही है इंडिया में. इंडिया का तेल इंपोर्ट और भारत सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन सेम है. 7-8% of GDP is India's oil import bill, and 7-8% is central government's revenue receipts in the budget every year. That's the scale of gap in India. So आपको oil, gas, coal, ये सब स्टॉक, पावर, ये सब रखने ही होंगे पोर्टफोलियो में, और जो प्रोपोर्शन करना है वो बनाइए. फिर बैंकिंग इज अ वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर, द लार्जेस्ट हैवीवेट इन द मार्केट. कोई चॉइस नहीं है. आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, और ओकेजनली पब्लिक सेक्टर बैंक इतने सस्ते हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि एक बार यहां पे ट्रेड कर लें. ये आपका चौथा सेगमेंट हो गया. और 5वां बचा जो अपने कहते हैं मटेरियल स्टॉक्स हुए, या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हुए, या हार्ड एसेट्स हुए. और वो भी क्योंकि अपना इन्फ्लेशन इतना बुरा रहा है पिछले 5 सालों में, ये एसेट अब लगाने के भाव दुगने हो गए हैं. सो एग्जाम्पल यदि मैं दूं, 20 साल पुरानी बात करता हूं, कि सीमेंट प्लांट लगते थे 1987, 1988 में 65 करोड़ में 1 मिलियन टन लगता था. आज वही 1 मिलियन टन लगाने 750 करोड़ रुपए लगते. तो अगर आपने 20 साल तक प्लांट लगाया और मार्जिनली प्रोड्यूस करते रहे, प्रॉफिट नहीं कमाया, तो भी आपके 12 गुना हो जाते पैसे. इट इज लाइक बाइंग रियल एस्टेट विथ वैल्यू एडिशन. होटल स्टॉक्स हैं जो ट्रॉफी एसेट्स हैं इंडिया में. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग टू योर व्यूअर्स, कि ओबरॉय चेन है इंडिया का, सबसे प्रीमियर होटल चेन है. द इंटायर ओबरॉय चेन कैन बी बॉट फॉर $500 million. अब यदि मैं 4 सीजन्स हूं या मैं रिट्स कार्ल्टन हूं, मैं तो सबसे पहले आके इसको टेक ओवर करूं, क्योंकि एक बिल्डिंग बेच दिया तो $500 million मिल जाएगा. इनके तो 20 बिल्डिंग है, और इसीलिए शायद अंबानी और आईटीसी ने कोशिश करके अपने स्टेक बढ़ा रखे. सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये कोई भी चीज का कुछ लेना देना नहीं कि कौन सी सरकार बने और अब्रॉड में टेपरिंग हो या नहीं हो. ये सब सेक्टर में और ये सब कंपनियों में तो पैसा कमाने का एम्पल अपॉर्चुनिटी है. तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाने के नुस्खे हमने बता दिए हैं. जल्द से जल्द नए साल में अपने पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत आप जरूर करें. योर मनी में फिलहाल इतना ही. बने रहिए CNBC आवाज के साथ. नमस्कार.